इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जितने भी मैटर है, मैटर अराउंड अस, जो हमने पढ़ा है चैप्टर, उसमें जो जितने भी मैटर है वो सारे के सारे मैटर किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। तो हमें किसने बताया था कि एटम से मिलकर बनते हैं? और फिर एटम है वो किससे मिलकर बनते हैं, या एटम के अंदर क्या होता है, और मॉलिक्यूल का निर्माण किससे होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले दो लॉ आ जाते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ है, इन्हीं केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज है, इसी के आधार पर डाल्टन ने बताया था कि जितने भी मैटर है वो मैटर किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। जितने भी मैटर है वो किसके से मिलकर बनते हैं? एटम से। और ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। और डाल्टन ने दो लॉ के आधार पर बताया था। कौन से लॉ? केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज के आधार पर बताया था। और केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मास है उसको कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और न ही मास को कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दिस मीन दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान द सम ऑफ द मासेज ऑफ द रिएक्टेंट के मास है उनका सम होगा, एंड प्रोडक्ट के जो मास है उनका सम रिमेन क्या हो जाएगा? अनचेंज। यानी कि जो सम होगा मासेज का रिएक्टेंट का वही किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। इसका मतलब ये है, जैसे आपके पास 1 kg मिल्क है, आपके पास 1 kg मिल्क है और उसको आप कर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कर्ड में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना बनेगा? 1 kg कर्ड ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो ½ kg बन जाए या फिर 1 kg से ज़्यादा बन जाए। जितना मिल्क होगा उतना का उतना क्या बनेगा? कर्ड बनेगा। अर्थात ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन में मास है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। 1 kg मिल्क से हमेशा 1 kg कर्ड ही बनेगा। या फिर आपको ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए आप है वो खीर बना रहे हैं और खीर में आप क्या कर रहे हैं? 2 kg मिल्क ले रहे हैं। मिल्क कितना ले लिया? तो आपने 2 kg है वो मिल्क ले लिया है और उसके अंदर आपने 200 ग्राम है वो क्या ले ली है? तो शुगर ले ली है। 200 ग्राम है वो शुगर ले ली है। इसके अलावा कुछ और क्रीम वगैरह भी ले लिया है। मान लीजिए आपने 800 ग्राम है वो अदर मटेरियल ले लिया है। 800 ग्राम है वो अदर मटेरियल ले लिया है। जैसे अदर मटेरियल में हम है वो चावल वगैरह भी मान सकते हैं। 800 ग्राम अदर मटेरियल में हम कह सकते हैं कि साथ में क्या था? राइस भी था। तो इनको मिलाकर आपने है वो खीर बनाई है। तो खीर है वो कितनी बनेगी? तो ये खीर है, उस खीर की मास कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपके 3 kg। कितना हो जाएगा? 3 kg। क्यों? क्योंकि शुगर का मास, मिल्क का मास और जो अदर मटेरियल जैसे राइस है, इन सभी के मास का क्या होगा? सम होगा, वो प्रोडक्ट में बन जाएगा। अर्थात मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये भी मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन है। इसको हम एक एक्टिविटी से देख सकते हैं। टेक सम सोडियम सल्फेट। कुछ सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए इन अ कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क में ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4। सोडियम सल्फेट का आपने सॉल्यूशन ले लिया है, एंड सम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन इग्निशन ट्यूब। और एक इग्निशन ट्यूब, ये इग्निशन ट्यूब है और इस इग्निशन ट्यूब में आपने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क बाई थ्रेड एंड पोट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। आपको क्या करना है? इस जो कॉनिकल फ्लास्क है इसके ऊपर तो एक आपको कॉर्क लगा देना है, और ये जो इग्निशन ट्यूब है इस इग्निशन ट्यूब को इसके अंदर लटका के रख देना है। फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क ऑन अ बैलेंस। और फिर इस
फ्लास्क का जो मास है उस मास को आपको कैलकुलेट कर देना है जो मास कितना आया है तो वो आया है 300.23 ग्राम। देन टिल द फ्लास्क, उसके बाद आपको फ्लास्क है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है। अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट आर फ्रॉम। तो इसमें क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन हो गई है। अब इस केमिकल रिएक्शन से कोई मान लीजिए गैस वगैरह बन रही है तो इसलिए हमने ऊपर कॉर्क लगा दिया था ताकि वो बाहर नहीं निकल पाए। देन फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क अगेन। अब इस फ्लास्क का मास है वो दोबारा हम ज्ञात करते हैं तो दोबारा इसका मास कितना निकलता है 300.23 ग्राम। It will be seen that the sum of the masses of the reactant and product remain unchanged। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको प्रूव करता है। दूसरा लॉ आ जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, स्टेट दैट इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास। मास के हिसाब से वो हमेशा एक फिक्स डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड में। किसी भी केमिकल कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए आपने वाटर को लिया है, H2O को लिया है, तो H2O है ये हमेशा कहीं से भी, आप वाटर है उसको कहीं से भी प्राप्त करोगे तो H2O है वो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा जहां पर हाइड्रोजन है, इसके कितने मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। और अगर इनका मास देखें तो हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन खुद एक एटम का मास कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 2 है तो 2 का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। यानी कि मास का अगर रेशियो देखें तो इनके मास का रेशियो हो जाएगा 1:8। अगर आप वाटर है उस वाटर को कहीं से भी प्राप्त करोगे, उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना होगा, 1:8 होगा। यानी कि मास का जो प्रपोर्शन है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसका मतलब ये है अगर आप वाटर है वो आपके पास 9 ग्राम वाटर है और 9 ग्राम वाटर को आप डीकम्पोज कर रहे हैं, तो डीकम्पोज करने पर आपके 1 ग्राम तो हाइड्रोजन मिलेगा, आपको 1 ग्राम तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम आपको क्या मिलेगा, तो 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अगर इसी तरह आप है वो मान लीजिए 18 ग्राम वाटर को डीकम्पोज कर रहे हैं तो डीकम्पोज करने पर आपको 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और 16 ग्राम है वो क्या मिल जाएगा, तो 16 ग्राम है वो ऑक्सीजन मिल जाएगा। यानी कि इनकी जो मास की प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। तो वाटर ऑलवेज कंटेन्स 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड 1 एलिमेंट ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो ऑफ 2:16 और 1:8 बाई मास। 1:8 के जो रेशियो से ये हमेशा क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और किसका निर्माण करते हैं, वाटर का निर्माण करते हैं। इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज, अगर 9 ग्राम वाटर को डीकम्पोज किया जाता है, वी गेट 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमें कितना मिलेगा, 1 ग्राम है वो हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। और सेम अमोनिया ऑलवेज कंटेन 2 एलिमेंट्स। अमोनिया में भी 2 एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। कंबाइंड टुगेदर, ये दोनों कंबाइंड होते हैं इन द सेम रेशियो ऑफ 14:3 बाई मास। इनके मास के 14/3 रेशियो से ये क्या हो जाते हैं, कंबाइन होकर अमोनिया का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 70 ग्राम अमोनिया है, 70 ग्राम अमोनिया है, तो उसको डीकम्पोज करने पर 14 ग्राम तो आपको क्या मिलेगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगा और 3 ग्राम क्या मिलेगा, तो 3 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। डाल्टन ने 1803 में बताया कि सारे के सारे जो मैटर है वो मैटर किससे मिलकर बनते हैं, तो सारे के सारे मैटर है वो एटम से मिलकर बनते हैं। ये डाल्टन ने बताया था 1803 में। और डाल्टन ने
केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज के आधार पर एक थ्योरी भी दी जिसे हम जानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। इस थ्योरी के अनुसार जितने भी जो मैटर है वो मैटर किससे मिलकर बनते हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और उन टाइनी पार्टिकल को क्या कहा जाता है, एटम। आपके पास अगर कोई मैटर है और इस मैटर को छोटा करते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसके बाद ये और अधिक छोटा नहीं होगा, और उस कंडीशन को डाल्टन ने क्या नाम दिया, एटम। फिर उन्होंने कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल, अर्थात एटम को और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। हालांकि ये कथन इनका अभी सत्य नहीं है। एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, और किसी केमिकल रिएक्शन में न तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है और न ही एटम को डेस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई एलिमेंट दिया गया है, जैसे आपके पास यहाँ पर आयरन दिया हुआ है, आयरन को हम किससे लिखते हैं, Fe से लिखते हैं। तो इस आयरन में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी एटम होंगे वो एटम की मास और प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी, सिमिलर, यानी कि एक ही टाइप के एटम्स पाए जाएंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड प्रॉपर्टीज। अगर आप अलग अलग एलिमेंट ले लोगे, एक आपने आयरन ले लिया और दूसरा आपने क्या ले लिया है, दूसरा आपने गोल्ड ले लिया है, एक तो आयरन ले लिया और दूसरा आपने क्या ले लिया है, गोल्ड ले लिया है, तो गोल्ड के एटम का मास और प्रॉपर्टी आयरन के एटम के मास और प्रॉपर्टी से क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जब भी कंपाउंड का निर्माण होगा, अलग अलग एटम है वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होकर कंपाउंड का निर्माण करेंगे। जैसे H2O एक कंपाउंड है, तो यहाँ हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम है वो स्मॉल होल नंबर रेशियो यानी कि 2:1 में कंबाइन होकर ये वाटर कंपाउंड का निर्माण करेंगे। इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। एक दिए गए कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जितने भी एटम होंगे वो एटम के टाइप है वो कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, फिक्स रहेंगे। तो ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन ने जो एटम बताया था वो एटम क्या है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम किसी भी मैटर का सबसे मैटर या फिर एलिमेंट है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता और उसके अंदर उस एलिमेंट की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम है वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। एंड स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। और इतने छोटे होते हैं कि हम जो सबसे छोटी चीज़ है उसको अगर इमेजिन करें तो उससे भी वो क्या होंगे, एटम छोटे होंगे। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटॉमिक जो रेडियस होती है उसको किस में मेजर किया जाता है, तो उसको नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। या फिर कह सकते हैं कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 10⁻⁻10 मीटर। जो हाइड्रोजन है उसकी एटॉमिक रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 10⁻�9 मीटर। और वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसकी रेडियस होती है 10⁻⁹ मीटर। ये N2 है, N2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम मिलकर उन्होंने N2 बना दिया है। ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर O2 बना दिया है। ये आर्गन है, ये नियॉन है, ये क्रिप्टॉन है, ये जीनॉन है, ये मैथेन है। तो मैथेन में 1 कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है। यहाँ पर CO2 में 1 कार्बन का एटम है और 2 किसके
एटम है, ऑक्सीजन के एटम है। देखो ऐसा ही यूनिट लेंथ के लिए कुछ और यूनिट है, जैसे गीगा मीटर है तो 10⁻9 मीटर होती है, उसको गीगा मीटर कहा जाता है। मेगा मीटर 10⁻6 मीटर होती है, उसको मेगा मीटर कहा जाता है। अगर 10⁻3 मीटर होती है तो उसको किलोमीटर कहा जाता है। अगर 10⁻⁻1 है तो उसको डेसीमीटर कहा जाता है। 10⁻⁻2 है तो उसे सेंटीमीटर कहा जाता है। 10⁻3 है तो उसे मिलीमीटर कहा जाता है। 10⁻6 है तो उसको माइक्रोमीटर, और 10⁻9 है तो उसे नैनोमीटर, 10⁻12 है तब उसे क्या कहा जाता है, पिकोमीटर। सिंबल क्या है पिकोमीटर का, पीएम। नैनोमीटर का क्या है, एनएम। और माइक्रोमीटर का म्यू एम। और मिलीमीटर का क्या हो जाएगा, एमएम। सेंटीमीटर का क्या सिंबल हो जाएगा, सीएम। तो ये कुछ लेंथ की यूनिट है। नेक्स्ट आ जाता है सिंबल फॉर सम एलिमेंट एज प्रपोज बाय डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया, कुछ अलग अलग जो एटम थे उनके सिंबल को प्रपोज किया कि हम किसी भी जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को कैसे लिखेंगे। अब एलिमेंट को पूरा नाम से लिखना, बार बार नाम से लिखना अच्छा नहीं रहता था। जैसे हाइड्रोजन है तो बार बार हाइड्रोजन लिखना ठीक नहीं था, तो डाल्टन ने क्या किया, हाइड्रोजन के लिए ऐसा सिंबल बना दिया, कार्बन के लिए उन्होंने ऐसा सिंबल बना दिया, ऑक्सीजन के लिए, फास्फोरस के लिए इस टाइप का सिंबल बना दिया, सल्फर के लिए इस टाइप का सिंबल। यानी कि बार बार सल्फर बड़ा लिखने की बजाय वो सिंबल ये बना देते थे और इस सिंबल से पता चल जाता था कि ये क्या है, सल्फर है। तो ये कुछ डाल्टन ने सिंबल है वो दिए थे किसके, एलिमेंट के। लेकिन एलिमेंट के सबसे पहले जो सिंबल को अच्छी तरह बताने का काम है वो किसने किया था, तो वो किया था बर्जीलियस ने। तो सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के सिंबल है वो कैसे लिखे जाते हैं, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। एलिमेंट के सिंबल है उनको किससे लिखा जाता है, लेटर से लिखा जाता है। द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय वन लेटर, कुछ एलिमेंट है उनका जो सिंबल है वो एक लेटर से लिखा जाता है। एंड द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय टू लेटर, और कुछ जो एलिमेंट है उनके सिंबल को 2 लेटर से लिखा जाता है। इफ द सिंबल हैज ओनली वन लेटर, अगर किसी एलिमेंट का सिंबल में सिर्फ एक लेटर है, इट शुड बी रिटन एज कैपिटल लेटर, उसको हमेशा किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एंड इफ द सिंबल हैज 2 लेटर, और अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में 2 लेटर है तब क्या किया जाता है, देन द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। एंड द सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल लेटर, और दूसरा लेटर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के लिए हम 2 लेटर लिखते हैं, ए और यू। तो ए और यू दोनों को, ए को तो हम क्या लिखेंगे, बड़े में लिखेंगे यानी कि कैपिटल लेटर में, और यू को स्मॉल में लिखेंगे। अगर आपने यू को बड़ा लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो कोई दूसरा ही क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। अर्थात हम किसी भी एलिमेंट है उसके अगर सिंबल को 2 लेटर से लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा और सेकंड लेटर उसका क्या होगा, स्मॉल। फादर ऑफ मॉडल सिंबल सिस्टम है वो किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है जे बर्जीलियस को। जे बर्जीलियस ने मॉडर्न सिंबल सिस्टम दिया था, इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सिंबल सिस्टम। और ये जो सिंबल्स है उन सिंबल्स को अप्रूव करने का अभी काम कौन कर रही है, तो वो कर रही है IUPAC। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में अलग अलग जो एलिमेंट है उन एलिमेंट के सिंबल है उन सिंबल को अप्रूव करने का काम करती है। कुछ एलिमेंट का सिंबल आ जाता है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का सिंबल है वो कितने लेटर से लिखा जा रहा है, 2 लेटर से। फर्स्ट लेटर ए इसका कैपिटल है और सेकंड लेटर एल इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल। आर्गन, आर्गन के लिए क्या लिखा जाता है, AR से। AR में ए फर्स्ट लेटर कैपिटल है और आर कैसा हो गया, स्मॉल। बैरियम, बैरियम को किससे लिखा, BA से। बोरॉन, बोरॉन को हमने सिर्फ एक लेटर से ही सिंबल में लिखा है, B से लिखा है और B है तो वो क्या हो गया, कैपिटल। ब्रोमीन है, ब्रोमीन को में हमने कितने लेटर ले लिए, 2 लेटर ले लिए, पहला तो है वो कैपिटल और सेकंड क्या हो जाएगा, स्मॉल। कैल्शियम को किससे लिखा जाएगा, CA से। कार्बन को C से। क्लोरीन, क्लोरीन को Cl से। कोबाल्ट है, कोबाल्ट को किससे लिखा जाएगा, CO से। कॉपर को किससे लिखा जाएगा, Cu से। फ्लोरीन को F से। गोल्ड को Au से। हाइड्रोजन को H से लिखा जाएगा। आयोडीन को I से। आयरन को Fe से। लेड को
Pb से, मैग्नीशियम को Mg से, नियॉन को Ne से। नॉर्मली देख लो कि जो इनका नाम है उसी नाम से हमने क्या कर लिया है, इनका सिंबल है वो ले लिया। जैसे नाइट्रोजन का नाम है वो N से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सिंबल भी हमने क्या लिख दिया, N। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सिंबल भी हमने क्या लिख दिया, O, क्योंकि ये O से स्टार्ट हो रहा था। अब पोटेशियम है, इस पोटेशियम का सिंबल तो हमने K लिख दिया। ऐसा क्यों, अभी बात करेंगे K क्यों लिखा है। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में SI से स्टार्ट हो रहा था इसलिए SI लिख दिया। सिल्वर को Ag लिखा है, अब इसका तो अलग लिख दिया, क्यों लिखा ये भी बात करेंगे। सोडियम है, सोडियम को Na से लिखा है, सल्फर को S से लिखा है, यूरेनियम को U से और जिंक को किससे लिखा है, Zn से। ये कुछ एलिमेंट के सिंबल्स हो जाते हैं। अब देखो जो मैंने कहा सोडियम है, सोडियम को Na से लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि वो उनके लैटिन नाम से लिखा गया। रिमेंबर दैट लैटिन वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द साइंस। साइंस की ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी है, लैटिन लैंग्वेज है। एंड मैनी सिंबल्स आर बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स लैटिन नेम, और बहुत सारे सिंबल है वो एलिमेंट के लैटिन नाम से लिए गए। जैसे एंटीमनी, नाम तो एंटीमनी मॉडर्न नेम है लेकिन इसका सिंबल एस भी लिया गया, और वो एस भी किससे लिया गया है, लैटिन नाम से लिया गया। जैसे कॉपर है तो कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। वैसे तो CO लिखना चाहिए लेकिन Cu लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है, क्यूप्रम। गोल्ड का क्या लिखा हुआ है, Au। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है, ऑरम। Fe। आयरन है, आयरन का क्या लिखा हमने, Fe लिखा है। Fe क्यों लिखा है, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है, फेरम। लेड को लिखा जाता है Pb से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका लैटिन नाम है प्लम्बम। मरकरी को लिखा जाता है Hg से, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम है हाइड्रेजीरम। पोटेशियम को K से लिखा जाता है, लैटिन नाम कैलियम। सिल्वर को Ag से लिखा जाता है, लैटिन नाम हो जाएगा अर्जेंटम। सोडियम को Na से लिखा जाता है क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, तो नेट्रियम के स्टार्टिंग 2 लेटर ले लिए Na। टिन को किससे लिखा जाता है, Sn से, क्योंकि इसका लैटिन नाम स्टेनम होता है। और टंगस्टन को W से लिखा जाता है क्योंकि इसका लैटिन नाम वॉल्फॉर्म होता है, तो वॉल्फॉर्म से हमने क्या ले लिया, W ले लिया। इस तरह कुछ जो एलिमेंट्स है उनका सिंबल उनके लैटिन नाम के आधार पर लिखा गया है, और लैटिन नाम में भी नॉर्मली उनका जो नाम का फर्स्ट लेटर है उसका यूज करते हुए हमने लिखा है। नेक्स्ट आ जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, जो एटम्स है वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इट्स मास इज वेरी स्मॉल, और इसका जो मास होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि इसका मास है वो kg में तो अपने डिटरमाइन करना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। डिटरमाइन इट्स मास इज वेरी डिफिकल्ट, और एटम है इनके मास को डिटरमाइन करना भी बहुत ही क्या होगा, डिफिकल्ट। सो द मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ स्टैंडर्ड एटम। तब हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का मास ज्ञात करने के लिए उस एटम के मास को कंपेयर कर देते हैं किसी स्टैंडर्ड एटम से। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास 1 kg का एक बाट है। आपके पास कितने kg का बाट है, 1 kg का कोई बाट है, तो इस बाट को आपने, बाट का मतलब है कि आपने एक स्टैंडर्ड मास ले लिया, एक स्टैंडर्ड मास ले लिया या एक स्टैंडर्ड मैटर ले लिया और कह दिया कि ये स्टैंडर्ड मैटर कितने का है, 1 kg। अब उसकी कंपैरिजन में कोई दूसरा मैटर कितना हैवी है या दूसरा मैटर कितने मास का है वो हम ज्ञात करते हैं। और वैसे के वैसे हम इसमें भी करते हैं कि एक एटम है, उस एटम को हम फिक्स कर देते हैं, उस एटम के मास को हम स्टैंडर्ड मास है वो फिक्स कर देते हैं, और फिर देख लेते हैं कि इस एटम के कंपैरिजन में कोई दूसरा एटम कितना हैवी है या उसका मास कितना है। The atom which is considered as a standard atom for the comparing the masses of other atoms is carbon 12। और जो हमने स्टैंडर्ड एटम रखा है वो कौन सा रख दिया है, कार्बन 12। कार्बन 12 ने हम यूज कर सकते हैं एक एज अ बाट के रूप में। जैसे हम एक 1 kg या 5 kg का बाट रख रहे हैं, उसी तरह कार्बन 12 का जितना मास है वो उसका क्या हो जाएगा, बाट। एटम हुज एटॉमिक मास इज 12 यूनिट, और जो कार्बन 12 होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता
होता है 12 यूनिट होता है, और 12 यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट AMU से लिखा जाता है। जो एटम होता है उनके मास की यूनिट क्या हो जाएगी, एटॉमिक मास यूनिट या AMU। आप देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 एटम है उसके मास का हम अगर 1/12 कर दे तो वो क्या कहलाएगा, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। ठीक है, अब कार्बन 12 है उसके मास का 1/12 कर दे तो वो क्या कहलाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर विथ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम है उसका मास जो कि कितना है, 12 यूनिट है। इस 12 यूनिट का हम 1/12 करके और उसका कंपैरिजन अगर दूसरे एटम से करें तो वो दूसरा एटम जितने का क्या निकल जाएगा, मास का। जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसकी कंपैरिजन कर दिया है कार्बन 12 के 1/12 से। कार्बन है उसका कितना होता है 12, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 6। के सारे जो मैटर है वो सारे के सारे मैटर किससे मिलकर बनते हैं, तो सारे के सारे मैटर है वो मिलकर बनते हैं एटम से। ये हमें किसने बताया था, तो ये हमें बताया था डाल्टन ने कि सारे के सारे जो मैटर है वो मैटर किससे मिलकर बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं। एटम कैसा होता है, तो एटम है वो गोलाकार होता है। ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। एटम गोलाकार होता है और इसका जो सेंटर पार्ट है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए, थोड़ा सा हार्ड और सॉलिड होता है, और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल पाए जाते हैं। एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन और दूसरा जो पार्टिकल है वो क्या कहलाता है, प्रोटॉन। और एक और पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के बाहर की साइड में रहता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब इस एक एटम का मास कितना होगा, तो इस एटम के अंदर दूसरा कुछ भी नहीं होता। एटम के अंदर होता क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि जो प्रोटॉन का मास है प्लस के जो न्यूट्रॉन का मास है और प्लस के जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसे हम क्या कहेंगे, इस एटम का मास कहेंगे। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो कुछ होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना कंसीडर नहीं किया जाता। तो जब भी कभी एक एटम का मास है वो लिया जाता है तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा, तो वो मास हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। अब प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये होता है आपके किसका मास, तो ये होता है प्रोटॉन का मास। और न्यूट्रॉन का मास भी इसके लगभग सेम ही होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो जाएगा न्यूट्रॉन का मास। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। अब देखो इलेक्ट्रॉन के मास में 10 की पावर कितनी है, -31, यानी कि ये बहुत ही कम है। और बहुत ही कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं किया जाता। तो किसका मास लिया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है वो लिया जाता है। किसी भी एटम है उस किसी भी एटम का मास है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो ये मास है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम है, इसको AMU भी कहा जाता है। 1 AMU भी कहा जाता है। AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो अगर कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6।
एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है कि इस कार्बन के अंदर, ये कार्बन एटम है, तो इस कार्बन के जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर 6 तो पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और 6 ही क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। तब इस कार्बन एटम है, इसका मास कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू हो जाएगा 6 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन, 6 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन को मैंने mn लिख दिया, प्लस के 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, 6 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस के 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है वो तो क्या है, इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, तो कार्बन एटम का मास हो जाएगा, कितना हो जाएगा मास, 6 प्लस के 6 12 टाइम 12 इंटू कह सकता हूं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 24 ग्राम, ठीक है, 24 ग्राम ये कार्बन के एक एटम का मास हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम होता है, इसको क्या कहा जाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन एटम, तो वो हो जाएगा 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 12 AMU या 12 एटॉमिक मास यूनिट है, वो इस कार्बन एटम का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। अब किसी भी एटम का एटॉमिक मास जब हम ज्ञात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब हम कहते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड एटम के मास से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और वो स्टैंडर्ड एटम कौन सा हो जाता है, तो वो स्टैंडर्ड एटम हो जाता है कार्बन 12। और कार्बन 12 का मास कितना होता है, तो कार्बन 12 का मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट, 12 एटॉमिक मास यूनिट, अभी जो हमने इसको कैलकुलेट किया है, कार्बन 12 का ये मास होता है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए एक एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी, अगर एक एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो देखो अगर ये 12 मल्टीप्लाई AMU है, यहाँ पर 12 AMU का मतलब है 12 मल्टीप्लाई AMU है। अगर हम इस 12 को इस साइड में भेजेंगे, तो 12 को इस साइड में भेजने पर ये यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं AMU इजिकल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है, हम कह सकते हैं मास ऑफ कार्बन एटम, ये क्या होता है, तो ये होता है AMU। AMU की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो AMU की डेफिनेशन हो जाएगी 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के मास का 1/12 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, AMU हो जाएगा। तो अभी हमने लिखा कि 1 AMU कितना हो जाएगा, तो 1 AMU एक एटॉमिक मास यूनिट है, वो इजिकल टू होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और अभी हमने कैलकुलेट किया था मास ऑफ कार्बन एटम की, कार्बन एटम है उसका मास कितना होता है, तो मास ऑफ कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम वो हमने कैलकुलेट किया था, तो वो कितना होता है, तो वो होता है 12 AMU, यानी कि 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब मान लीजिए आपको नाइट्रोजन का मास ज्ञात करना है, नाइट्रोजन का मास कैलकुलेट करना है, और नाइट्रोजन का मास कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर 7 तो होते हैं प्रोटॉन और 7 होते हैं न्यूट्रॉन। तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, तो वो नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 7 प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस के 7 का मास ऑफ न्यूट्रॉन, 7 का मास ऑफ प्रोटॉन प्लस के 7 के मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो सेम है, तो हम कह सकते हैं 14 मल्टीप्लाई, अब 14 मल्टीप्लाई 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12
और कार्बन का मास कितना होता है, तो कार्बन का मास होता है 12, तो 12 से 12 है वो कट जाएगा, बचेगा कितना 14 AMU, 14 AMU। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम किसी भी एटम का मास यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कार्बन जो एटम है, इस कार्बन एटम को स्टैंडर्ड एटम फिक्स कर देंगे। कार्बन एटम को हमने स्टैंडर्ड एटम फिक्स कर दिया, इसके मास को हमने फिक्स कर दिया कि ये, जैसे हम 1 kg के बाट है, 1 kg का जो आपके बाट होता है उसको आप फिक्स कर देते हो कि ये जो ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, तो ये 1 kg का क्या है, बाट है। और इस बाट से हम दूसरे किसी पदार्थ की तुलना करके, कंपेयर करके दूसरे किसी जो सब्सटेंस है उसका हम मास कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होता है तब हम कार्बन है इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं। और कार्बन के स्टैंडर्ड यूनिट के आधार पर ये अलग अलग जो एटम है उनका मास हो जाएगा। मैग्नीशियम का हो जाएगा 24 एटॉमिक मास यूनिट, एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 27, सल्फर का हो जाएगा 32, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 और कैल्शियम का कितना हो जाएगा 14। तो ये इनका एटॉमिक मास हो गया। नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूल। देखो हमने कहा है कि एटम है वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, एटम है वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। तब क्या करता है, एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर, 2 या 2 से अधिक से भी हो सकता है, तो एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर देता है, तो वो फॉर्मेशन कर देता है आपके मॉलिक्यूल का। किसका फॉर्मेशन कर देगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है वो कर देगा। तो मॉलिक्यूल क्या है, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट है तो उसका सबसे छोटी यूनिट जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, तो वो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, वो होती है मॉलिक्यूल। एंड सो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, और मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। जो मॉलिक्यूल है वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट है उसका ग्रुप होता है, दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स, और वो एक अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा रहता है। Atoms of the same element or different element can join together to form molecule. Atom same element के सेम एलिमेंट के एटम या अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे 2 नाइट्रोजन के एटम है वो यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया, जिसको हम किससे लिखेंगे, N2 से। यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम है वो कंबाइन हुए हैं और उन्होंने ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है वो बना दिया, जिसको हम किससे लिखेंगे, O2 से। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम और एक कार्बन का एटम है, दोनों ये तीनों कंबाइन होकर उन्होंने एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो बना दिया है। और ये जो आर्गन है, इसमें आर्गन में एक एटम है वो एक और मॉलिक्यूल का ही काम कर रहा है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ कार्बन, एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम मिलकर उन्होंने एक मेथेन का मॉलिक्यूल, यानी कि CH4 इससे लिखा जाता है, एक मेथेन का मॉलिक्यूल बना दिया। उसी तरह यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन होकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना दिया है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, यहाँ नाइट्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। डिफरेंट एलिमेंट है, ये देखो नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम ज्वाइन होकर उन्होंने नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर उन्होंने वाटर का एक मॉलिक्यूल बना दिया। नाइट्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर यहाँ पर उन्होंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना दिया और उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक मॉलिक्यूल बन गया है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है
अब देखो मॉलिक्यूल, एक तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं और एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आ जाता है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेंस एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एक जैसे एटम ही होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन ओनली वन एटम। कुछ एलिमेंट होते हैं उनका जो मॉलिक्यूल होता है उसमें केवल एक एटम ही होता है। एंड मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन टू और मोर एटम। और कुछ एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें दो या दो से अधिक एटम भी पाए जाते हैं। और एटमोसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के वन मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटमोसिटी कहलाती है। जैसे अगर हम ओजोन का एक मॉलिक्यूल ले तो ओजोन के वन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है 3, यानी कि ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है। तो यहाँ ऑक्सीजन की एटमोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 एटम है तो इसकी एटमोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर किसी के अंदर 1 एटम प्रेजेंट है तो उसकी एटमोसिटी 1 होगी और उसे मोनो एटॉमिक कहा जाएगा। अगर ऑक्सीजन को ले लें, O2 को ले लें, O2 का एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जिसको हमने O2 कहा है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की एटमोसिटी कितनी है, तो एटमोसिटी है 2 एटमोसिटी होने के कारण इसको क्या कहा जाएगा, डाई एटॉमिक कहा जाएगा। और अगर आपके 3 एटमोसिटी हो तब उसे हम कहेंगे पॉली एटॉमिक, या उसे क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक। तो एटमोसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एटम। कुछ एटमोसिटी आ जाती है कुछ एलिमेंट की, जैसे ऑर्गन है तो ऑर्गन के वन मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में एक एटम ही होता है, इसलिए इसकी एटमोसिटी कितनी हो जाएगी, 1, और इसे क्या कहा जाएगा, मोनो एटॉमिक कहा जाएगा। हीलियम है तो हीलियम एलिमेंट के वन मॉलिक्यूल में 1 एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी एटमोसिटी हो जाएगी 1 और इसे क्या कहा जाएगा, मोनो एटॉमिक कहा जाएगा। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एटमोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 और इसे क्या कहा जाएगा, डाई एटॉमिक। उसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक होता है। नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक हो जाएगा। क्लोरीन है वो डाई एटॉमिक हो जाएगा। फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के 4 एटम पाए जाते हैं। कितने एटम होते हैं, 4, इसलिए इसकी एटमोसिटी कितनी हो जाएगी, 4, और उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे पॉली एटॉमिक कहा जाएगा। ये यहाँ पर पॉली एटॉमिक आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, पॉली एटॉमिक कहा जाएगा। सल्फर है तो सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम पाए जाते हैं, 8 एटम पाए जाते हैं, 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी एटमोसिटी कितनी हो जाएगी, तो सल्फर की एटमोसिटी हो जाएगी 8 और इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा पॉली एटॉमिक। उसे क्या कहा जाएगा, पॉली एटॉमिक कहा जाएगा। ये तो कुछ नॉन मेटल है उनकी हमने एटमोसिटी देखी थी। अब कुछ मेटल की एटमोसिटी भी आ जाती है। सोडियम है, सोडियम मोनो एटॉमिक होता है, आयरन मोनो एटॉमिक होता है, एल्यूमिनियम मोनो एटॉमिक होता है और कॉपर भी कैसा होता है, मोनो एटॉमिक होता है। सबसे ज़्यादा एटमोसिटी किसकी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है सल्फर की, कितनी होती है 8, और सल्फर को क्या कहा जाता है, पॉली एटॉमिक कहा जाता है। एटमोसिटी क्या है, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, एटमोसिटी कहलाती है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन एटम ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। जो कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 या 2 से अधिक अलग अलग एलिमेंट है उनके एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक कंपाउंड ले लिया वाटर, तो वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, तो 2 एटम हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो 2 एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है और 1 एटम किसका प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है नाइट्रोजन और दूसरा कौन सा होता है, हाइड्रोजन। कितना नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के 1 एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 3।
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO2। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl होता है, तो इसमें कौन कौन से कंबाइनिंग एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये कंबाइन होकर बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें हाइड्रोजन है वो एक एटम के रूप में प्रेजेंट है और क्लोरीन भी कितना है, एक। नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3, इसमें कौन कौन से कंबाइनिंग एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम, एक, नाइट्रोजन का कितना एटम, एक, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4, कौन कौन से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, सल्फर का कितना है, 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। तो ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब एटम और मॉलिक्यूल है, उसमें क्या डिफरेंसेज होते हैं, अगर पूछ लिया जाए डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट सिंगुलर एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट है उसकी सबसे छोटी सिंगुलर एंटिटी है, उसको क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। और मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 और मोर एटम, और मॉलिक्यूल है वो 2 या 2 से अधिक एटम से बनता है। एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 एटम विच कैन बी आइदर ऑफ द सेम एलिमेंट और बी डिफरेंट एलिमेंट। और जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 या 2 से अधिक एटम होते हैं, जो कि एक ही एलिमेंट के एटम हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं। जैसे ओजोन है, तो ओजोन में ऑक्सीजन है, सेम एलिमेंट के 3 एटम है, और जबकि अगर हम ले CO2, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, इन अलग अलग एलिमेंट के यहाँ एटम प्रेजेंट है। एटम है वो नॉट स्टेबल अलोन, वो अकेला स्टेबल नहीं होता, जबकि यहाँ मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है अलोन। ध्यान रखना, यहाँ पर एक जो एक्सेप्शन आ जाता है वो है इनएक्टिव गैसें होती है, नॉन रिएक्टिव गैसें होती है, जिनको नोबल गैसें कहा जाता है, वो अलोन भी स्टेबल रहती है। फिर है एटम कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन द्वारा हम एटम है उसको सब एटॉमिक पार्टिकल में सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉलिक्यूल है कैन बी सेपरेटेड इनटू एटम्स बाय केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल है उसको केमिकल रिएक्शन द्वारा हम उसको एटम के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आयंस। आयन किसे कहेंगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट कंटेन चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन। मेटल और नॉन मेटल है, अगर उनके ऊपर चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो अब उन्हें क्या कहा जाता है, आयंस कहा जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आयंस बनते कैसे हैं। हमने अभी बात की थी कि जो जितने भी मेटल या नॉन मेटल या फिर जितने भी मैटर है, वो मैटर किससे बने हैं, तो वो मैटर बने हैं एटम से। और एटम जो गोलाकार है, इसका सेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड और पॉजिटिव चार्ज लिए होता है, और इसमें क्या होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन होते हैं और इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। और एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, और जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। अब अगर किसी भी एटम से ये इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए, किसी भी एटम से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तब जो इस एटम से निकला है, जैसे मान लीजिए ये सोडियम का एटम है, तो सोडियम के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तब सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी दूसरे एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, दूसरे एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जैसे सपोज दैट क्लोरीन के पास ये चला जाए, तो क्लोरीन के
ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। यानी कि कोई भी एटम है वो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर की तरफ लेता है तब उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। एटम को निकालने या जो इसको ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है, इस कैपेसिटी को हम क्या नाम दे देंगे, वैलेंसी। मान लीजिए कोई एटम, जैसे एक मैग्नीशियम का एटम ले लिया, वो मैग्नीशियम का एटम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो उसके ऊपर कितना आ जाएगा, तो उसके ऊपर आ जाएगा मैग्नीशियम के ऊपर +2, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं, तब इसके ऊपर कितना आ गया, +2। अगर कोई जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ ले ले, ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर की तरफ ले ले, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -2। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन को अंदर लेने से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और इस तरह क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। ये सोडियम है, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। नॉर्मली मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। अर्थात मेटल है वो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालती है, जबकि नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ लेती है। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो एक आयन होता है वो एक चार्ज पार्टिकल होता है जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहा जाता है, कैटायन कहा जाता है। एंड अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। और जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है उसे क्या कहा जाता है, एनायन कहा जाता है। और वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे क्या कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। तो कुछ आयंस और उनके सिंबल हो जाते हैं। सोडियम आयन है तो सोडियम आयन का सिंबल क्या हो जाएगा, सोडियम आयन है तो इसलिए Na+, इसके ऊपर कितना है, प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +1। पोटेशियम है तो इसका पोटेशियम आयन का सिंबल हो जाएगा K+। जब प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है ये +K1 है। सिल्वर का Ag+, कॉपर का कॉपर+, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम 2+ का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो वैलेंसी 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। कैल्शियम का कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम हो जाएगा 2+। जिंक का भी हो जाएगा 2+। आयरन का Fe2+, ये सिंबल हो गए। कॉपर का हो जाएगा 2+। एल्यूमिनियम का हो जाएगा Al+K3। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा +K1। और हाइड्राइड है तो इसका कितना हो जाएगा, -K1। क्लोराइड का कितना हो जाएगा, -K1। ब्रोमाइड का -1। आयोडीन का -K1। ऑक्साइड का -K2। नाइट्राइड का कितना हो जाएगा, -K3। अमोनियम है तो अमोनियम का कितना हो जाएगा, अमोनियम का हो जाएगा -K1। हाइड्रोक्साइड का कितना हो जाएगा, -K1 हो जाएगा। नाइट्रेट का फॉर्मूला या सिंबल क्या हो जाएगा, NO3। ये इसका सिंबल है और इसके ऊपर कितना होता है, -K1। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इनके सिंबल ध्यान रखने हैं ताकि आप किसका निर्माण कर सके, कंपाउंड का। जब कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है तब इसमें ये आपके हेल्प करता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए क्या लिखा जाएगा, HCO3-। कार्बोनेट के लिए CO3 2-। सल्फाइड के लिए हो जाएगा SO3 2-। सल्फेट के लिए हो जाएगा SO4 2-। और फॉस्फेट के लिए क्या हो जाएगा, PO4 3-। ये इनकी क्या हो जाएगी, ये आयंस हो जाएंगे और इनकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ये ऊपर की तरफ प्लस और जो माइनस में लिखा हुआ है ये इनकी क्या है, वैलेंसी है। अब आ जाता है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, जब आपको कोई भी कंपाउंड है उसका सीधे नाम दिया हुआ है तो आप उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको एक तो उनका सिंबल लिखना पड़ेगा, फिर आपको उनकी ध्यान होनी चाहिए वैलेंसी। तो राइट द सिंबल फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट और आयन सो दैट द सिंबल ऑफ द मेटल और पॉजिटिव आयन इज ऑन द लेफ्ट एंड सिंबल
फॉर्मूला ऑफ द नॉन मेटल और नेगेटिव आयन इज ऑन द राइट। जब भी आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको आगे लिखा जाता है और जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है उसको क्या लिखा जाता है, पीछे। नॉर्मली मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज लिए होती है और जो नॉन मेटल है वो कैसी ली हुई है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को आप कहाँ लिख दोगे, आगे उसका सिंबल लिखोगे, उसका क्या लिख दोगे, सिंबल। और फिर पीछे की साइड में आप नेगेटिव चार्ज वाले का क्या लिख दोगे, सिंबल। फिर क्या करोगे, राइट द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट और आयन बिलो द एलिमेंट्स और आयन। फिर आप क्या करोगे, उनके नीचे की साइड उनकी वैलेंसी लिख दोगे। क्या लिख दोगे, वैलेंसी। और वैलेंसी लिखने के बाद क्या करोगे, क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग आयन। और जो कंबाइनिंग आयन है उनके वैलेंसी को क्या कर दोगे, क्रॉस ओवर कर दोगे। और अगर कोई पॉली एटॉमिक दिया हुआ है तो पॉली एटॉमिक आयन शुड बी एनक्लोज इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला। पॉली एटॉमिक का मतलब है कि कोई आयन है जिसमें दो या दो से अधिक एटम है। जैसे आपके ये दिया हुआ है SO4 2-, तो ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। तब इसको लिखते टाइम क्या करोगे, इसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे। किसके अंदर बंद कर दोगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे। ये 2- तो इसकी क्या हो जाएगी, तो 2- इसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे आपको फॉर्मूला बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, किसका फॉर्मूला बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, मैग्नीशियम एक मेटल है, फॉर्मूला किसका बनाना है, तो फॉर्मूला बनाना है आपको मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने के लिए ये यहाँ पर मैग्नीशियम आपके मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो सबसे पहले मेटल है उसको आगे की तरफ लिखेंगे और इसका सिंबल लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का सिंबल है वो क्या होता है, Mg। और फिर हम क्लोरीन का सिंबल लिख देंगे और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है, तो मैग्नीशियम के ऊपर वैलेंसी होती है +K2 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -K1। तब हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी है वो इनके नीचे की साइड लिख देंगे। यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ कितना लिख दिया, 1। अब इनका जब केमिकल फॉर्मूला बनाना होगा तो क्लोरीन की वैलेंसी को हम मैग्नीशियम के नीचे की साइड लिख देंगे और मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो क्लोरीन के नीचे की साइड लिख दी जाएगी। तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Mg1 और Cl2। अब 1 को लिखा नहीं जाता है तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तब फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही आपको बनाना है फॉर्मूला आयरन सल्फेट का। किसका फॉर्मूला बनाना, आयरन का, आयरन सल्फेट का। तो आयरन है उसको किससे लिखा जाता है, Fe से लिखा जाता है। Fe है तो Fe के ऊपर कितना होता है, Fe के ऊपर होता है +2, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +K2। और फिर आ जाता है SO4। सल्फेट को किससे लिखा जाता है, SO4 से, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो इसकी वैलेंसी होती है -K2। अब आप क्या करोगे, तो अब इनकी वैलेंसी इनके नीचे लिख दोगे, यानी कि यहाँ पर लिख दोगे 2 और यहाँ पर भी कितना लिख दोगे 2। इसकी वैलेंसी Fe की वैलेंसी SO4 के नीचे लिखोगे और SO4 की वैलेंसी किसके नीचे लिख दोगे, Fe के। तो हम लिख देंगे Fe2 और फिर ये देखो SO4 है, ये पॉली एटॉमिक आयन है, तब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख दिया SO4 और फिर ब्रैकेट को बंद करके और Fe की वैलेंसी इसके नीचे लिख देंगे और Fe की वैलेंसी ये लिख दी 2। अब ये यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने पर हम इसको क्या लिख देंगे, FeSO4। अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे की साइड में, दोनों की साइड में क्या क्या हो गया, 1-1 हो गया, तब अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अगर 1-1 नहीं हो तब ब्रैकेट की आपको जरूरत होगी। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का लिखना है तो सोडियम है, सोडियम को है Na से लिखा जाता है, Na+K1। और सल्फेट है तो सल्फेट को SO4 2-। ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कितनी है, तो इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी और इसकी वैलेंसी किसके नीचे चली जाएगी, इसके नीचे। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा Na2SO4
फोर, Na2 क्या बन जाएगा, SO4 बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो सल्फेट और एल्यूमिनियम है, उनका केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एल्यूमिनियम को लिखोगे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3, और सल्फेट को किससे लिखोगे, SO4, और SO4 की वैलेंसी है 2-। अब इनकी ये तो हमने इनके सिंबल लिख दिए, सिंबल क्या है, तो सिंबल लिख दिया, ये एक दो सिंबल लिख दिया एल्यूमिनियम, दूसरा सिंबल लिख दिया SO4। अब इनकी वैलेंसी लिख देते हैं, इसकी वैलेंसी है 3 और इसकी वैलेंसी कितनी है 2। जब केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी SO4 के नीचे लिखी जाएगी और SO4 की वैलेंसी है वो एल्यूमिनियम के नीचे लिखी जाएगी। तो हम लिख देंगे इसको Al2। अब ये SO4 एक पॉली एटॉमिक आयन है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और लिखेंगे SO4, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो यहाँ लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। तो इस तरह हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। कुछ केमिकल फॉर्मूले के एग्जांपल और देख लो। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाइड्रोजन का सिंबल लिया, फिर क्लोरीन का सिंबल लिखा, इनकी वैलेंसी लिखी, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्लोरीन की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे लिख देंगे और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे, तो ये फॉर्मूला बन गया HCl। उसी तरह फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। फॉर्मूला हाइड्रोजन सल्फाइड का बनाना है तो हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फाइड का सिंबल क्या हो जाएगा S, और फिर जब हम इनके नीचे लिखेंगे वैलेंसी तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 की हो गई और सल्फाइड की वैलेंसी कितनी हो गई 2। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे, यानी कि सल्फर की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे और हाइड्रोजन की वैलेंसी किसके नीचे चली जाएगी, सल्फर के नीचे। तो फॉर्मूला बन जाएगा H2S। उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा, मैग्नीशियम के लिए हम Mg लिख देंगे इसका सिंबल, क्लोरीन के लिए Cl सिंबल हो जाएगा, इनके नीचे इनकी वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। फिर हम फॉर्मूला बनाते समय मैग्नीशियम के वैलेंसी क्लोरीन के नीचे लिख देंगे और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के नीचे, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम Mg1Cl2 और 1 को लिखा नहीं जाता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgCl2। उसी तरह कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1 और वैलेंसी को हम क्रॉस कर देंगे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो सिंबल फॉर्मूला क्या बन जाएगा CCl4। कुछ और देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaO और अमोनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Al2O3। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 और वैलेंसी को क्रॉस ओवर कर देंगे, क्रॉस ओवर करने पर Al2O3 बन गया। अगर आपको CO2 का पूछ लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो कार्बन लिखेंगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4, ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई 2, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो ये बन जाएगा C2O4। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों 2 से डिवाइड होके क्या बन जाएंगे CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका अगर फॉर्मूला बनाना है तो वो फॉर्मूला हमें इस तरह बनाएंगे। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1 और क्रॉस ओवर पढ़ने पर क्या बन जाएगा CaOH होल्ट वाइज क्यों लगाया, क्योंकि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे बंद। अमोनियम सल्फेट है, उसका फॉर्मूला देख लो। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले अमोनियम लिखेंगे, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 और SO4 की वैलेंसी कितनी होगी 2। अब इस SO4 की वैलेंसी जाएगी NH4 के नीचे और 1 ये जो वैलेंसी है NH4 की वो SO4 के नीचे चली जाएगी, तो हम NH4 होल ट्वाइज कर देंगे, NH4 होल ट्वाइज और SO4। अभी इसको ये 2 और ये 4 है, इसको हम काटेंगे नहीं क्योंकि ये SO4 एक खुद आयन है, ये 2 इसका क्या है, तो ये 2 इसका हमने इसकी सबस्क्रिप्ट लिखी है। तो इस तरह हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बनाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर मास।
या फिर इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला यूनिट मास भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उन एटम के मास का सम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट है उन एटम का जितना मास होगा उसे उसका क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। मॉलिक्यूलर मास यूनिट को किसमें मास को किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो किया जाता है AMU में। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, इसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का, तो वाटर में क्या है, वाटर में 2 एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के और 1 एटम प्रेजेंट है किसका, ऑक्सीजन का। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटॉमिक मास है इनका सम निकालना है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन है, इस एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। ये हमें कैसे पता, हमने पीछे जो टेबल थी उस टेबल में भी लिखा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और बाकी हमने इसको कैलकुलेट भी करना देखा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। कितना होता है, 16। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 और 2 का कितना हो जाएगा 2। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 1 × 2। 1 × 2 का मतलब 1 हाइड्रोजन का ये मास होता है, एटॉमिक मास होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, और प्लस के कितना कर देंगे, तो प्लस के 16 कर देंगे। ये यहाँ पर 16 है तो प्लस के 16 कर देंगे, तो 2 + के 16 यानी कि कितना हो जाएगा 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो वाटर है, इस वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18 एटॉमिक मास यूनिट। उसी तरह हमें नाइट्रिक एसिड है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो नाइट्रिक एसिड में एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम है नाइट्रोजन का, और 3 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। हमें पता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1 यूनिट। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 यूनिट, 14 एटॉमिक मास यूनिट। और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, तो वो होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के जो एटॉमिक मास है इसको हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, प्लस 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, प्लस 16 × 3, क्योंकि यहाँ पर 3 एटम है। नाइट्रिक एसिड में कितने एटम है, 3 एटम है, इसलिए इसको 16 × 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + के 14 + के 48 कितना हो जाएगा 63 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास नाइट्रिक एसिड का। इसी तरह अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के एटम कितने हैं, तो कार्बन के एटम है 1, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, तो ऑक्सीजन के एटम है 2। अब जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो कार्बन का है वो कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और वो कार्बन का कितना है, तो वो है 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट, ये कार्बन का एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 16 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 का कितना हो जाएगा, कार्बन प्लस के, कार्बन का मास प्लस के, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम ऑक्सीजन के, तो 2 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12 प्लस के, ये हो जाएगा 2 × 16, तो ये हो जाएगा 12 प्लस के 32, यानी कि ये हो जाएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो जाएगा CO2 का मॉलिक्यूलर मास। तो हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है वो इस तरह ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट।
अब मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। तो एक मोल एक नंबर है। एक मोल क्या है? तो मोल एक नंबर है। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। तो एक मोल क्या होता है? एक मोल एक नंबर है। एक मोल क्या है? तो एक मोल एक नंबर है। जैसे एक दर्जन, ठीक है, जैसे एक दर्जन, तो 1 दर्जन इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1 दर्जन इक्वल टू 12 होता है। उसी तरह एक मोल क्या है? एक नंबर है। और एक ये कितना होता है? तो वो होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये नंबर है। एक मोल इजिकल टू कितना होता है? तो एक मोल इजिकल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। एक मोल एक नंबर है। मोल क्या है? मोल एक नंबर है। जिस प्रकार दर्जन एक नंबर होता है, 1 दर्जन इक्वल टू 12, उसी प्रकार 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। मान लीजिए आपसे कहूं कि मेरे पास एक दर्जन बुक्स है। कितनी है? एक दर्जन बुक्स है। इसका मतलब कितनी है? 12 बुक्स है। और अगर कहे कि आपके पास एक मोल बुक्स है, कितनी है? तो एक मोल बुक्स है। इसका मतलब आपके पास कितनी बुक्स है? तो इसका मतलब आपके पास बुक्स है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 बुक्स है। इतनी बुक्स आपके पास है। या फिर मान लीजिए आपसे कहें कि आपके पास एक मोल पेन है। कितना है? एक मोल पेन है। इसका मतलब आपके पास पेन कितने हैं? तो वो है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पेन। तो इसका मतलब मोल क्या है? मोल एक नंबर है। और इस नंबर को, जो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, इस नंबर को क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। और एवोगैड्रो नंबर को किससे लिखा जाता है? N0 से लिखा जाता है, या फिर किससे लिखा जाता है? N0, या फिर इसको लिखा जाता है Na से भी। इसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। यानी कि एक मोल के अंदर जो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, इसको क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है, जिसको N0 या फिर किससे लिखा जाता है? Na से लिखा जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास एक मोल एटम है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कितने एटम है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम है। देखो, थोड़े टाइम पहले हमने बात की थी कि जो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम है, -24 ग्राम है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम और भी नाम देते हैं, वो देते हैं AMU। इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम है। इसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? एटम ऑफ कार्बन मास कितना होगा? तो इसका मास कितना होगा? तो इसका मास कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि ये 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम है। इसको हम क्या कह सकते हैं? तो ये क्या है? ये है 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन। क्योंकि अभी हमने बात किया था कि ये जो नंबर है, इसको हम 1 मोल भी कहते हैं। तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन है। 1 मोल ऑफ कार्बन है। इसका कितना मास होगा? तो इसका मास कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कार्बन एटम का मास कितना है? तो एक कार्बन एटम का मास है 12 एटॉमिक मास यूनिट। 12 एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट है, इसको हम कह सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 24 ग्राम। 24 ग्राम। और इन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि अभी अपने पास एटम कितने हैं? तो अभी अपने पास है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब देखो, यहाँ 10 की पावर 23 है और यहाँ माइनस के 24 है। तो माइनस के 24 है तो एक 10 बचेगा। लेकिन ये जब ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 6.02 है, इस पॉइंट को आगे लेंगे तो यहाँ भी 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट 1 हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि एक मोल, अब देखो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम ऑफ कार्बन है, इसको हम क्या कहेंगे? एक मोल ऑफ कार्बन। तो एक मोल ऑफ कार्बन है, इस कार्बन का मास कितना होगा? एक मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? तो हो जाएगा 12। अब ये
ये जो डिजिट है इस डिजिट से ये डिजिट कैंसिल हो जाएगी तो बच क्या जाएगा 12 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। देखो एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट बहुत ही छोटा होता है और वो कितना होता है तो वो होता है वन एटम का मास है वो है। अब यहाँ पर 1 कार्बन एटम का मास कितना था तो वो था 12 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटम था, एक एटम जो कार्बन का था उस कार्बन के मास कितना था तो वो था 12 एटॉमिक मास यूनिट। और अभी जो हमने ज्ञात किया है वो निकाला है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मास। एक मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा। 1 मोल कार्बन एटम का मतलब है कि कितने कार्बन एटम का 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का हमें मास है वो कैलकुलेट किया और वो कितना आया 12 ग्राम। अब जो ये 12 ग्राम जो मास आया है इस मास को क्या कहा जाता है तो इस मास को मोलर मास भी कहा जाता है। क्योंकि ये मोल का मास है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है तो इसको मोलर मास भी कहा जाता है, या फिर इसको एक और नाम दिया गया है, इसे ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास भी कहते हैं या फिर इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ऑक्सीजन का है वो मास निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर कितना होता है तो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं और प्लस के 8 न्यूट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कंसीडर नहीं किया जाता। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा 8 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस के 8 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका मास है वो लगभग इक्वल होता है और वो कितना होता है तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 10⁻⁻24 ग्राम। तो इनका मास कितना हो जाएगा, इनका मास हो जाएगा 16 8 + 8 कितना हो गया 16। क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या ले लिया कॉमन ले लिया है। तो 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम। और इसको हम मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं कि ये एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट होता। अगर मैं ये बोल दूं कि आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन है, कितना है 1 मोल ऑक्सीजन है, तो 1 मोल ऑक्सीजन में एटम कितने होंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन में एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम होंगे। अब इतने एटम का मास कितना होगा, यानी कि आपको ज्ञात करना है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मास, इसका मास कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए आपको एक एटम का मास है, एक एटम का मास कितना है 16 मल्टीप्लाई 16 इंटू कितना है ये है, एक एटम का मास कितना है तो ये है जिसको AMU में लिखा है। तो 16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितने एटम का निकालना है 1 मोल ऑफ मास का मतलब है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मास का मास का मतलब है कि हमें 6.022 इंटू 10⁻23 जो एटम है इनका मास निकालना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो ये जो वैल्यू और ये वैल्यू है आपस में क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस होने पर कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एटम अगर आप हाथ के अंदर 1 मोल लोगे यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम लोगे आपके हाथ के अंदर तो उनका वेट कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। अगर एक एटम का ले तो एक एटम का कितना होगा 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट होगा। और ये क्या कहलाएगा तो ये कहलाएगा मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। तो अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। सेम नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या होते हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयन दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वही एटम किस में होते हैं 1 मोल में। और कार्बन के 12 ग्राम में कितने होते हैं तो द नंबर ऑफ पार्टिकल एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन 12 इज 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि इतने ही प्रेजेंट होते हैं। और इसको क्या कहा जाता है दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को क्या कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर या फिर इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। और ध्यान रखना अ मोल रिप्रेजेंट 2 थिंग्स, एक मोल कितने
थिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, दो को। पहला, इट रिप्रेजेंट अ डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल, ये एक फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है और वो कितना होता है, तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अभी मैंने बताया था कि एक मोल क्या है, तो एक मोल एक नंबर है और वो कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरा, इट रिप्रेजेंट अ डेफिनेट मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, और ये एक ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास को भी रिप्रेजेंट करता है, और द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, या फिर किसी कंपाउंड का ग्राम मोलिकुलर मास। अब ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा एक एलिमेंट का, तो इट एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब देखो हमने अभी निकाला था कि जो 16 ऑक्सीजन है उसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 16 ग्राम, और इसका जो एटॉमिक मास कितना होता है, तो वो भी कितना होता है, वो होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब है कि हम जो एटॉमिक मास है यूनिट है किसी भी एटम का एटॉमिक मास है, उसके पीछे अगर ग्राम लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा किसी भी एलिमेंट का। जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 इंटू 2 32 ग्राम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ये देखो ये मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अभी हमने जो ये निकाला है ये ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इज इट मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। जो मॉलिक्यूलर मास होता है जिसको किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, ग्राम में। जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, H2O, वाटर है जो उसका फॉर्मूला क्या है H2, तो H2O का एटॉमिक मास निकालेंगे। H2 का एटॉमिक मास कितना होता है 18 यूनिट होता है, और 18 यूनिट के पीछे हम ग्राम लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने के लिए जो एटॉमिक मास है उसके पीछे आप ग्राम लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। अब आपको पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल, मोल के नंबर, मास और मोलर मास, और नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल और आवोगाद्रो नंबर है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो जो नंबर ऑफ मोल है वो नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है मास अपॉन मोलर मास के, मास अपॉन मोलर मास, यानी कि जो मास है उस मास के ऊपर, एटॉमिक मास है उसके अंदर हम अगर जो मोलर मास है उसको डिवाइड कर दे, यानी कि उसका भाग दे दे, तब अपने को क्या मिल जाएंगे, तब हमें उसके मोल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, मोल्स मिल जाएंगे। दूसरा, नंबर ऑफ मोल है उनका रिलेशन क्या है, आवोगाद्रो नंबर और नंबर ऑफ एटम के बीच में। तो जो नंबर ऑफ एटम होता है उसके अंदर हम अगर उसको डिवाइड कर दे हम आवोगाद्रो नंबर से, तब भी अपने को क्या मिल जाता है, तब भी अपने को मोल्स मिल जाते हैं। तो इस रिलेशनशिप, ये जो जितने भी रिलेशनशिप दिए हुए हैं, इन रिलेशनशिप के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप उस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अब इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे।